हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, नारी मन बहुत कोमल होता है। वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने पूरा जीवन निर्वहन करती है। अपने हर पद पे वो योग्य कार्य करती रहती है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसको सही पोजीशन नहीं मिलती तो उसका मन टूट जाता है। इसी कथानक से जुड़ी हुई कहानी है। शीर्षक है बोध। पंखे के साथ साथ अच्युत को पूरी छत घूमती से लग रही थी। अनुपमा दी का पत्र टेबल पर पड़ा उड़ उड़ कर गिर रहा था, जैसे उसके मन की बेचैनी उजागर कर रहा हो। अच्युत का मन विगत में भटक रहा था। अनुदी 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और मैं उनका प्यारा लाडला इकलौता भाई था। पता नहीं कब वो कैसे मैं उनके करीब पहुंच गया था। अपने मन की बात वो मुझसे करती थी। मुझे याद है, बाबूजी की आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी और परिणाम स्वरूप अनुदी को हॉस्टल से घर बुला लिया गया था। उस रात मेरे बालों में हाथ फेरते हुए अनुदी ने कहा था, अच्युत, मेरा एक काम करेगा? अपने दोस्तों से कहकर कुछ ट्यूशन्स की व्यवस्था करा दे। पैसों की कमी से जिंदगी के लक्ष्य नहीं बदला करते। और अनुदी ने महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर अपना लक्ष्य पा लिया था। पता नहीं अनुदी का लक्ष्य एकांश थे या एकांश का लक्ष्य अनुदी, पर जिंदगी के सफर में दोनों साथ साथ चल पड़े थे। दोनों की जिंदगी में कम से कम एक चीज कॉमन थी और वो था ठहराव। जाने कितने उतार चढ़ाव जिंदगी ने दिखाए, पर अनुदी विचलित नहीं हुई थी। एकांश के परिवार वाले अनुदी को पसंद नहीं करते थे, पर अनुदी को उनके संबंध में बात करते हुए भी मैंने कभी आक्रोश में नहीं देखा था। जैसे किसी छोटे बच्चे की जिद मुस्कुराकर मान लेना चाहती हूँ। कभी कभी मैं सोचा करता था कि ईश्वर ने अनुदी को किस मिट्टी से बनाया है। कभी गुस्सा नहीं, अत्यधिक खुशी नहीं। जीवन में हारना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। एकांश ने नौकरी छोड़ दी थी, पर अनुदी के माथे पर शिकन नहीं आई थी। वैसे ही तटस्थ सी रहकर घर वो नौकरी दोनों संभालती रही थी। जाने कितनी बार मैंने अनुदी की गुड़िया तोड़ी थी और चूड़ी का डब्बा गिरा के तोड़ दिया था, परंतु अनुदी बस जमीन पर पड़ी गुड़िया को देखती रह जाती थी। 10वीं में फेल होने पर मैं दिन भर रोता रहा था। शाम को अनुदी मेरे बगल में आकर बैठ गई थी और माथा सहलाती रही थी। मेरे आंसू थम जाने पर समझाया था, गणित छोड़ दो, बायो ले लो। माँ के छुपे आंसुओं को अनुदी ही देख पाई थी और अल्पना व अर्चना की शादी हो गई थी। उनके जाने से घर खाली हो गया था, साथ ही अनुदी का बैंक बैलेंस भी। मैंने भी एक कोशिश की थी अनुदी का बोझ बटाने की, पर एक क्लर्क की हैसियत कितनी होती है। बाबूजी, माँ जी वो एक के बाद एक राह से गुजरते हुए दूर, बहुत दूर चले गए थे। तब अनुदी ने धीरे से कहा था, अच्युत, अकेले हो गए हो, अब शादी कर लो। और रुचिका मेरी जिंदगी में आ गई थी। रुचिका ने चाय की प्याली टेबल पर रख दी थी। ठक की आवाज़ मुझे अनुदी की सुरों सी लगी थी। टेबल पर पड़ा अनुदी का पत्र मैंने उठा लिया था।
पंक्तियां सामने से गुजरने लगी थीं। प्रिय अच्युत, तुम्हें समय समय पर मैंने कई पत्र लिखे, पर ऐसा पत्र शायद कभी नहीं लिखा। तुम जानते हो, मैंने जिंदगी को एक ठहराव के साथ जिया है। आपाधापी का भागदौड़ मुझे पसंद नहीं, और इसी ठहराव के साथ मैंने एक निर्णय लिया है ताकि वो स्थायी हो। कुछ ही घंटे में मैं घर छोड़कर रवाना हो रही हूँ। जानना चाहोगे कहाँ? बा आश्रम जा रही हूँ, पर ध्यान रखना, ये सिर्फ तुम्हें मालूम है। अब तुम कारण भी जानना चाहोगे तो सुनो अच्युत, मैंने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय पूरी क्षमता के साथ लेने की कोशिश की। इन्हीं में से एक निर्णय अक्षांश को गोद लेने का भी था। अच्युत, मैं मां नहीं बन पाई तो क्या, मां का दिल तो मेरे पास है। ये बात मैं अपने परिवार को ही नहीं समझा पाई। शायद मैं लालची हो गई थी। जीवन भर कर्तव्य निभाने के बाद कुछ अधिकारों की कामना करने लगी थी। भला महिलाओं को अधिकार दिए जा सकते हैं क्या? एकांश की तटस्थता मेरे आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाई। हम दोनों के बीच की रिक्तता शायद कभी नहीं भरी, और अब वो खाई बन चुकी है। शायद दोनों मिलकर भी उसे नहीं पाट सकते, या शायद पाटना ही नहीं चाहते हो। अच्युत, तो मेरे भाई ही नहीं, अच्छे दोस्त भी हो। अब तुम ही कहो, मैं कब तक कंप्रोमाइज करती रहूं? मुझे अपने अस्तित्व से नफरत होने लगी है। परिवार को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत की ही क्यों? गाड़ी का एक पहिया तो पुरुष भी है ना, उसका कोई दायित्व तो नहीं? उम्र के इस पड़ाव पर सहन शक्ति जवाब दे रही है। बताओ अच्युत, मैं क्या करूं? जब अक्षांश मुझसे कहता है कि आपने मुझे संस्कार ही कहाँ दिए, मैं तुम लोगों को संवारती रही तो तुमने मुझे पर्याप्त सम्मान व प्यार दिया। पर यहाँ नीड़ के तिनके कहते हैं कि उन्हें ठीक से सजाया ही नहीं गया। पर वो ये सोचना नहीं चाहते कि अगर नीड़ न बनता तो उनकी जरूरत ही नहीं थी, बस यहाँ वहाँ उड़ते फिरते। भैया, मैंने एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश की थी, तन मन से संवारा था। खुश थी कि सृजन शक्ति न होने के बाद भी कृति को मैंने संवारा था, लेकिन आत्मसम्मान खोकर जीने से ये मन बगावत करना चाहता है। कब तक मन को सामाजिक मर्यादा और नैतिकता की दुहाई देती रहूं? मैं बगावत करना नहीं चाहती, पर मेरा आत्मसम्मान मुझे कायर कहता है। मेरा दम घुटता है अब इस माहौल में। रिटायरमेंट के बाद भी मैंने अब तक घर की सभी आर्थिक जिम्मेदारियां निभाई हैं, पर अब मैं शांति चाहती हूँ। माया मोह ने मुझे नहीं बांधा है, पर आत्महत्या को मैं कायरता मानती हूँ। इसलिए बा आश्रम जा रही हूँ। परिवार के लिए मेरा कोई अस्तित्व अब नहीं रहा, इसलिए एक छत के नीचे रहने का कोई अर्थ नहीं। उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। जब किसी से दूर जाना हो तब पास आने के सभी रास्ते बंद कर देना चाहिए। अच्युत, अगर कभी किसी रिश्ते को पुकारना पड़ा तो मैं तुम्हें पुकारूंगी। आज मैं तुम्हारे सामने स्वीकार करती हूँ कि मैं हार गई हूँ। मेरी सबसे बड़ी हार ये है कि एक माँ अपने बेटे को
अपना न सकी। एक पत्नी अपने पति के साथ 40 वर्ष रहने के बाद भी उसके दिल में अपने लिए जगह न बना सकी। ऐसी हार की नैतिक जिम्मेदारी मुझे उठानी ही चाहिए, और मैं ऐसा कर रही हूँ। शायद वहाँ के खुले वातावरण में मैं सांस ले सकूं और अंतिम सांस लेते समय मन में कोई मलाल न हो। तुमसे एक बार जरूर मिलूंगी, चुपचाप चिर निद्रा में लीन। हालांकि तुम ही मेरे एकमात्र रिश्तेदार होगे जो अंतिम यात्रा में मुझे संभालोगे। अच्युत के मन व शरीर दोनों में अनु की इच्छा मानने की न तो शक्ति थी और न मन किसी तरह हिम्मत बांध पा रहा था। वो निढाल हो गया था। नमस्कार।